हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा साइंस का लास्ट क्लास होगा। हमारा ये आज पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें उसे आप जाके आप एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है जो कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो पार्ट 5 है उसको स्टार्ट करते हैं साइंस का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या समझते हैं। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि डिग्रेडेबल क्या होता है ना। डिग्रेड करना क्या होता है, ठीक है, डिग्रेड पढ़ा हुआ है हमने। डिग्रेड का मतलब आप समझ सकते हो कि तोड़ने से है। ठीक है, डिग्रेड करना मतलब टूटना, सिंपलर सब्सटेंस में टूटना हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है, मतलब जो बायोलॉजिकली टूट रहा हो वो आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल का हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेस्ट विच डिकम्पोज बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ऐसे वेस्ट जो कब डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोज बोलो आप या फिर डिग्रेड होना बोलो। ठीक है, डिग्रेडेशन है, डिकम्पोज है, इन सब का मतलब टूटना ही होता है। ठीक है, सो वेस्ट का क्या होगा, वेस्ट विच डिकम्पोज, किससे डिकम्पोज हो रहा है, कैसे टूट रहा है, बाय ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो तुम्हारा वेस्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो जैसे वेजिटेबल है, आपका वेजिटेबल से आप घर में सब्जियां बना रहे हैं। ठीक है, घर में सब्जी बनती है, उसके हमारे क्या निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं। आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स के वेस्ट निकलते हैं। तो ये सारे वेस्ट आप क्या करते हो, अगर ये सारे वेस्ट को आप लो और इनका क्या करो, डिकम्पोज करो इन्हें। ठीक है, किसकी हेल्प से, ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। मतलब आप कहीं भी थोड़ा बहुत गड्ढा कर दो, उसमें सारे वेस्ट को भर दो और वहां पे कुछ क्या करो, ऑर्गेनिजम्स छोड़ दो। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे उस वेस्ट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे या फिर डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, सो वेजिटेबल हो गया, फ्रूट पिल्स हो गए, पेपर हो गए, क्लॉथ हो गए, ये सारे हमारे कैसे वेस्ट है, मीन्स ये हमारे सारे बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। सो वेस्ट विच डज नॉट डिकम्पोज बाय ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे वेस्ट जो किससे, जो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं या फिर डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो आप नाम से ही बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। पहला आपको बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। और सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है, सो जो आपके ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से डिकम्पोज नहीं होता, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका ग्लास है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से या फिर आप ऐसे सिंपली भी इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हो, डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आज का क्या है, राइट द basis of five kingdom classification, give names of those five kingdoms and explain। आपको बेसिस बताना है फाइव किंगडम का। हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, उसका बेसिस बताना है, मतलब वो किस बेसिस पर फाइव किंगडम बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेम देना है उन पांचों किंगडम्स के और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन समझ लिया, अब चलो आंसर देखते हैं। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर 1969। अब हमारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया किसने है, ये आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। कब दिया है, 1969 में दिया है। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम सिस्टम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। देखो ये है हमारा बेसिस। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो। ये हम पहले सबसे पहले पूछा गया ना कि बेसिस बताओ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि किस बेस पर आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया है। तो उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस हमारा ये है। ठीक है, व्हिटेकर प्रपोज्ड फाइव किंगडम सिस्टम बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, सेल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये तीनों हमारे बेसिस थे जिनके बेसिस पर व्हिटेकर ने क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
ठीक है। इसके बाद द 5 किंगडम्स आर, अब 5 किंगडम्स क्या क्या थे? पहला मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 हमारे वो 5 किंगडम्स थे। चलिए अब पांचों के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारा, किंगडम मोनेरा है। तो किंगडम मोनेरा क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं? जो हमारा किंगडम मोनेरा है ये क्या एक्सप्लेन करता है या क्या क्लासिफाई करता है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल हो, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें आपका न्यूक्लियस जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जो किंगडम मोनेरा है वो यूनिसेल्युलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है? दे हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइड सॉरी देखिए एक बार फिर से रीड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है। दे हैव अ सेल वॉल, ये इनमें सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है ये। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल में कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जो हमारा किंगडम मोनेरा है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। दे में बी ऑटोट्रोफिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। ये आपके ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। ये सारे टाइप है ऑर्गेनिजम्स के। जैसे ऑटोट्रोफिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा किंगडम मोनेरा का? सबसे पहला है एनाबेना, ठीक है। सेकेंड क्या दिया हुआ है? नॉस्टोक, ई कोली है। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटिस है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं किंगडम मोनेरा के। सेकेंड देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा क्या बताता है या वो कैसे है? सो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब सेम जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट हो, और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है? वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है। दे इंक्लूड बोथ, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं ये और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक तो हमने अभी समझा, ऑटोट्रॉफिक क्या? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं। और हीटरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो ये हेटरोट्रॉफिक फॉर्म्स भी हो सकता है इनका। ऑल बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर है तो इनमें जो भी फंक्शन होता है वो सिंगल सेल से ही परफॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और क्या है? एंटामोएबा, ठीक है। एंटामोएबा, ये सारे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। थर्ड हमारा कौन सा किंगडम है? किंगडम फंगी दिया हुआ है। सो दीज आर यूकैरियोटिक होते हैं, ये हेटरोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक है मतलब अभी हमने यूनिसेल्युलर पढ़ा था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक पढ़ा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये भी यूनिसेल्युलर है बट ये यूकैरियोटिक है। अब थर्ड हमने क्या पढ़ा है? ये यूकैरियोटिक और हेटरोट्रोफिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक अभी हमने देखा, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो आपका न्यूक्लियस हो वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। हेटरोट्रोफिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। ये हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। विच में भी यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं बहुत, और मल्टी सेल्युलर मतलब जिनमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो, तो ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। बॉडी इज मेड अप ऑफ मेसिलियम कंसिस्टिंग ऑफ हाइफे, ठीक। इनकी बॉडी इस सब्सटेंस से बनी होती है, माइसेलियम नाम के सब्सटेंस से, ठीक है। और यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ये चीज याद रखनी है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ईस्ट है, उसके बाद राइजोप्स है, म्यूकर है। इतने हार्ड नेम अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो नहीं याद करने हैं, दो दो एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या है?
आप यहाँ पे मशरूम और ईस्ट याद रख लो, इजी है, याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अमीबा पैरामीशियम, सिंपल एग्जाम्पल है, इसे याद कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई दो आपको जो इजी लगे वो नाम याद कर लो, ठीक है। डी हमारा चौथा क्या है, किंगडम, किंगडम प्लांटी है। ये कैसे होते हैं, दीज आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैसे और एक ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक है मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर मतलब एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, और ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना ये खुद से बनाते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होता ही होता है, ये तो कंफर्म हो गया। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, जैसे नीम है, फर्न है, मॉस है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है, ये सब हमारे एग्जाम्पल है किंगडम प्लांटी के। यहाँ पे भी आप कोई दो याद कर लो, नीम कर लो, स्पाइरोगायरा कर लो, जो एग्जाम्पल आपको सुटेबल लगे, इजिली आप याद रख सको, वो दो आप कोई भी याद कर लो, ठीक है। अब हमारा लास्ट किंगडम क्या है, किंगडम एनिमेलिया। ये कैसा मतलब इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है इसमें ऑर्गेनिजम्स आपके यूकैरियोटिक है, मतलब यूकैरियोटिक का मतलब आपका जो, फिर से अभी हमने पढ़ा हुआ है, यूकैरियोटिक का मतलब ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होगा, मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज़्यादा इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, और हीटोट्रॉफिक का मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट, यहाँ पे सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक विथ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। आप इन पांचों किंगडम को और भी इजी तरीके से लर्न कर सकते हो, कैसे, क्या करो, देखो जैसे यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, यूनिसेल्युलर दिया हुआ है, मल्टी सेल्युलर दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो आप एक चार्ट बना लो, मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बताती हूँ, देखो इस वाले स्लाइड में देख लेते हैं। सो आप उसको कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पे 5 पार्ट बना लो, ठीक है, ऐसे अपनी कॉपी में 5 पार्ट कर लो, यहाँ पे लिख लो पांचों, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, पांचों के नाम लिख लो अपने, पांचों जो आपके किंगडम्स है उनके नाम लिखने के बाद यहाँ पे यूकैरियोटिक कर लो, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कर लो, ठीक है। अब जैसे पहला आपका यूकैरियोटिक है तो के यस ये है, नहीं है तो नो, ऐसे करके एक चार्ट के जरिए भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इजीली आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि बहुत सारा है, कैसे याद करेंगे, तो वो इजी तरीका है कि आप एक चार्ट बना के रख लो। जैसे किंगडम मोनेरा है तो मोनेरा क्या है, यूनिसेल्युलर है, आपका किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है, और देख लो कौन सा यूनिसेल्युलर है, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो आपके यूनिसेल्युलर दो ही हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक ढूंढ लो कहाँ है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, देखो, और ये तो मल्टीसेलुलर, ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक एक ही है हमारा, कौन सा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये आपको याद करने में इजी होगा। और देखो यूकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी और ये भी, ठीक है। सो एक ही प्रोकैरियोटिक है हमारे पास, कौन सा है, वो मोनेरा है। उसके बाद इसमें क्या है, जैसे ये ऑटोट्रॉफिक है, और कौन सा, ये ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है, उसके बाद यहाँ देखो ये ऑटोट्रॉफिक है, और ये क्या था हमने अभी पढ़ा हुआ है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। सो ऐसे अगर आप चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी एंड फंगी विथ एग्जांपल। आपको एल्गी और फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी एंड फंगी, ठीक है, वही है, एल्गी फंगी के आपको क्या करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। फर्स्ट क्या दिया है, एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक,
ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, दे पोजेस क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेकेंड, देखो जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो भी हेटरोट्रॉफिक होंगे मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, तो वो उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ठीक है, इसको याद रखना। थर्ड पॉइंट क्या है, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव। इनमें क्या होता है, रूट, स्टीम और लीव नहीं होता, ठीक है। मतलब इनमें आप इनकी बॉडी जो आपके क्या है एल्गीज है, इनकी बॉडी में आप रूट, स्टीम और लीव नहीं देख पाओगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। लास्ट है, दे आर फाउंड इन स्वेट एंड सी वाटर, ये आपको कहाँ मिलेंगे, स्वेट में मिलेंगे और सी वाटर में देखने को मिलेंगे, एल्गीज, ठीक है। एग्जाम्पल एल्गीज के क्या क्या है, नॉस्टोक है, एनाबेना है, स्पायरोगायरा है, वॉलवॉक्स है और वॉल्थ्रिक्स है। अब देखो इतने सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी दो नाम, मैं पहले भी बताई हूँ, कोई भी दो नाम जो आपको सुटेबल लगे, जो इजी हो, वो आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद चलो फंगी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे आर फाउंड इन डेड, डिकेड एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ये आपको कहाँ मिलेंगे, डेड, डिकेड, डेड होते हैं, डिके होते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस जहाँ पे नमी हो वहाँ पे आपको फंगी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, दे आर स्पैरोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक, ठीक है, ये स्पैरोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं। थर्ड क्या बोला जा रहा है, दे डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट पोजेस नहीं करते हैं, ओके। फोर्थ क्या है, दे लेक ऑफ डेफिनेट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस का लेक होता है, मतलब डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है इसमें, फंगी में, ठीक है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, दे आर फॉर्म बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर hyphae which branch up to form a network of fungi which is known as mycelium। देखो इस लाइन में क्या बोला जा रहा है, दे आर फॉर्म्ड बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब पता है, यूनिसेल्युलर जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो और मल्टी मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, किससे, हाइफे, ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर हाइफे से मिलके बने होते हैं, विच ब्रांच अप टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ फंगी, जो क्या करता है, फंगी का नेटवर्क बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और साइटिन, ये सेल्यूलोज और साइटिन से बना हुआ होता है यहाँ का सेल वॉल, यहाँ पे भी सेल्यूलोज से ही बना हुआ था, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया है, ओके। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, म्यूकोर है, राइजोप्स है, एगरिकस है, उसके बाद क्या है, पेनिसिलियम है, एस्पेरगिलस है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, फंगी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, स्टेटमेंट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक और तरीके से, वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का कंजर्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोला जाता है तो वहां पे भी आपको यही एक्सप्लेन करना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो दिखा हुआ है ना, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन कांस्टेंट, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब कोई दो बॉडी है, उसके कोलाइड होने से पहले और बाद में आपको क्या करना है, जो मोमेंटम है उसके कांस्टेंट होने की या फिर उसके कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सपोज द मास ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी, मान लेते हैं हमने कोई दो बॉल लिया है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोई दो बॉल लिया है ए एंड बी, चलो सो हमने मास मान लिया। सो द मास ऑफ टू बॉल्स ए एंड बी, ए और बी दो बॉल है, उनके मासेस कितने कितने हैं, पहले का m1 है और दूसरे का m2 है, ठीक है। इसका मास हमने m1 मान लिया, इसका मास हमने m2 मान लिया, ठीक है। इसके बाद दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2, अब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है, u1 और u2 है, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है,
ठीक है, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। सो ये u1 और u2 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ये दोनों बॉल, ठीक है, विथ नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और इनमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे कर लो, sometime after some time they both collide where A exerts a force F12 on B। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ है, ये दोनों कोलाइड कर गए, ठीक है, कोलाइड कर गए मतलब टकरा गए। तो जो हमारा कौन सा बॉल है, जो हमारा A है, जो बॉडी A है वो फोर्स लगा रही है B पर। कितना फोर्स लगा रही है, ये आपका बॉडी A है, ये बॉडी B है, ठीक है, बॉडी A आपका फोर्स लगा रही है बॉडी B पर, कितना, F12। पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमने F12 लिखा है, ठीक है। सो F12 फोर्स लग रहा है B पर, और B एक्सर्ट्स फोर्स F21 ऑन A, और जो हमारा B बॉल, जो B बॉडी है वो A पर फोर्स लगा रही है, कितना, F21, ठीक है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है F21। सो ये दोनों फोर्स समझ में आ गया। ड्यू टू दिस द वेलोसिटीज ऑफ A एंड B बिकम्स V1 एंड V2। अब देखो U1 U2 से वो बॉल चल रहे थे, स्टार्टिंग थी, अब ये क्या हो गए हैं, कोलाइड हो गए हैं, तो कोलिजन के बाद भी इनका कुछ वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, ठीक है। सो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, V1, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V2। इसका V1 है और इसका V2 है, ठीक है। चलो यहाँ हो गया हमारा V1 V2 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्सेज एक्ट ऑन द बॉल्स आर इक्वल एंड अपोजिट देयर फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, बॉल A जो था आपका वो 1 2, मतलब बॉल A B पे फोर्स लगा रहा है कोलाइड होने के बाद, और बॉल B क्या कर रहा है, वो A पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी चेंज हुई, V1 और V2 हुई। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जितना फोर्स आप आगे एक्सर्ट कर रहे हैं उतना ही आपका क्या होगा, रिएक्शन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या, F12 है, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा था, और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F12 फोर्स लगा रहा है और F21 भी इस पे फोर्स लगा रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस साइन लिया है, ठीक है। ये हमारा फोर्स A था, ये B था बॉडी, ठीक है, और ये हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। ये हमने क्या किया है, समझा है कि जो दो बॉडीज थी उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उनका मास कितना था, वो आफ्टर कोलिजन वो फोर्स कितना लगा रहे हैं, और उनकी वेलोसिटी कितनी हुई, ये हमने समझ लिया। अब आगे क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, किसके लिए, कांस्टेंट जो हमारा क्या है, टू बॉल्स के लिए, ठीक है। सो ड्यू टू दिस फोर्सेस द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स चेंज्ड एंड दोज मोमेंटम आल्सो चेंज्ड। अब देखो इन दोनों के कोलिजन के बाद क्या हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इनका क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है, P = mv होता है, ये होता है हमारा मोमेंटम। सो फोर्स चेंज हुआ है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि जितने भी टाइम में आपका क्या हुआ है, जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो। सो F12 हमारा जो पहला बॉडी फोर्स लगा रहा है, जो हमारा A बॉल है, ठीक है, वो फोर्स F12 लगा रहा था, तो वो कितना हो जाएगा, M2 = V2 सॉरी हाँ V2 माइनस U2 है अपॉन T। अब हमने इसे कैसे लिखा है वो समझो। हमारा देखो फोर्स, ये मोमेंटम है, P = mv, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब जो हमारा A बॉडी है, F12 फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ma, है ना, और जो यहाँ पे mv हमारा क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। तो पहले बॉडी का मास कितना है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो मास कितना है, m2 हमने लिख दिया, और उसकी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी आप निकालेंगे, ठीक है। पहले उसकी वेलोसिटी u2 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। तो क्या करोगे आप, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे,
ठीक है। सो हमारा मास m2 हुआ, हमने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया v2 माइनस u2, ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और अपॉन हमने क्या कर दिया, टाइम t। ठीक है, अब ये हमारा F12 के लिए निकल गया। अब वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, F21 के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये आप ऊपर मत लेके चलना, नीचे ही लेके चलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी नीचे लिख लो m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, इस तरह से ही लेके चलना। तो F21, अब सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने समझा है वही चीज अब फिर सेम होगी। B को कितना फोर्स लगा रहा है, A पे F21 फोर्स लगा रहा है, तो A का मास कितना है, m1 है, और A की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 माइनस u1 हो जाएगी अपॉन t। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, सेम उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास F12 की भी वैल्यू है, F21 की भी वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ से और वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये ऊपर हो गया है, इसको आप ऊपर ना लिख के नीचे ही लिखना। ठीक है, m2 जैसे यहाँ लिखा हुआ है m2 v2 माइनस u2, ऐसे ही लिखना है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, दोनों में लेके चलना है। ठीक है, सो F12 हमारा कितना है, इतना, इसको हमने यहाँ लिख दिया, इक्वल माइनस F21 हमारे पास ये था, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब करोगे क्या, देखो दोनों के अपॉन में t है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको लिखना कैसे है। सो यहाँ पे M21 ऊपर ना लिखने के बजाय जैसा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ t है, तो t से t आपका क्या हो गया, कैंसल, आपका कितना बच गया, m2 v2 माइनस u2 बच गया, और यहाँ पे माइनस m1 v1 माइनस u1 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, m2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, m1 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो m2 v2 आ जाएगा, फिर माइनस m2 u2 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होगा, m1 v1 मल्टीप्लाई करोगे तो m1 v1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा, और m1 u1 ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है, एक u में दिख रहा है, एक v में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको u वाले को एक तरफ ले जाना है और v वाले को एक तरफ ले आना है। तो यहाँ पे हमारा m1 v1 माइनस में था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो m1 v1 प्लस हो गया, प्लस m2 v2। ठीक है, यहाँ पे m1 u1 वैसा ही लिखा हुआ है, माइनस m2 v2 था, इधर माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमको मिल गया। सो ये हमारा होता है फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए, जो हमारे दो बॉडीज का जो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। इससे हमको पता चलता है कि जो दो बॉडीज है हमारी, दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले। ठीक है, सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का है, आफ्टर, और मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का है। कैसे पता कर रहे हो कि बाद का है पहले का है, हमने देखा था बाद का, जब कोलाइड हो गया उसके बाद की वेलोसिटी हमने v मानी थी और पहले की वेलोसिटी हमने u मानी थी। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम है बिफोर कोलिजन का, और ये हमारा मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन का, दोनों बराबर है। सो ये हमारा क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हो, और ये IMP है। ठीक है, ये मोस्ट IMP समझ लो, तो इसको आपको करना ही करना है, करके ही जाना है। आप अभी एक बार पढ़ लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, मतलब वो गति नहीं कर रही है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, ये आपकी गति का पहला नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसको याद रखना है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि जब तक आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे व्हेन अ मोटर बाइक सडनली मूव्स फॉरवर्ड द अनवेरी पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है, व्हेन अ
मोटर बाइक सडनली मूव फॉरवर्ड, कोई मोटर बाइक है वो सडनली क्या हो रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो क्या होगा, जो पैसेंजर है फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की ओर उसको गिरता है वो, ठीक है। सो द रीजन इज दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द मोटर। अब आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं लेकिन गाड़ी आपने चलाया नहीं है, बट गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो आपको पीछे की ओर क्या लगता है, थोड़ा झटका लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी का आपका जो लोअर पार्ट है वो गाड़ी के कांटेक्ट में है, मोटर बाइक के कांटेक्ट में, ठीक है, मूव्स फॉरवर्ड विथ इट, बट वो क्या है, बॉडी कांटेक्ट में है मोटर के, सो वो क्या करती है, फॉरवर्ड मूव करती है। और जो आपकी अपर बॉडी है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट, अपर बॉडी जो होती है वो रेस्ट में रहने का ट्राई करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, जिसकी वजह से जो पैसेंजर होता है वो बैकवर्ड गिरता है, या ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल का डायग्राम पूछा गया था, आप लोगों को ये दोनों डायग्राम करने हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल का, ठीक है। अब नेमिंग, जैसे नेमिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो नेमिंग आप कोई भी 6-7 नेम लर्न कर लो जो दोनों में कॉमन, जैसे देखो दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो ऐसे याद कर लो तो आपको इजी होगा, एक साथ दोनों डायग्राम की नेमिंग याद हो जाएगी, और एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस घर पे करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं हम पावर हाउस, एक बार रिकॉल करने का ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मैं तो बताती हूँ, ठीक है। चलो मैं बता रही हूँ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इट में बी रोड शेप्ड, कैसे रोड शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, और सिलेंड्रिकल इन शेप में हो सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन इट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में वो क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी आपकी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। देखो मतलब इतना सारा काम हो रहा है, मेन आपका रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एनर्जी वहां प्रोड्यूस हो रही है, स्टोर हो रही है, यही सब रीजन है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज एंड वन डिसिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज बतानी है। सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी क्या है, पहला ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सेकेंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये दोनों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। डिसिमिलैरिटी क्या है, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल और इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या हो गई, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड राइट टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंट इन देम। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी नेमिंग आपको दी गई है। तो सबसे पहले देखो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2O होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, N2 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है, CaCl2 होता है, ठीक। सो वाटर हमारा H2O है, नाइट्रोजन N2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। इसको इस तरफ लिख देती हूँ। अब देखो आप डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो वाटर का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, ये सब अभी बताने का टाइम नहीं है,
तो ये आपको याद करना पड़ेगा जब आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर्स याद करेंगे पूरे 1 से 20 तक अगर आपको लर्न है तो आपको आराम से ये पता होगा कि किसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है वो 8 होता है। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 6 आएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा 6 आएगा, मतलब लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वही 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डॉट बना के शो किया है। और हाइड्रोजन में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दोनों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन फिर शेयर करेगा। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो अब इसमें देखो 2 2 4 पहले से थे, मतलब 6 पहले से थे और 1-1 शेयरिंग से मिल रहा है, मतलब 8 कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन में 1-1 पहले था और 1-1 शेयरिंग से मिल रहा है, तो 2-2 उसका भी कंप्लीट हो गया। सो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर है, किसका, वाटर का। ठीक है, अब नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 2 5 होगा। ठीक, मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन से, देखो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लास्ट में 5 5 है, तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। ठीक है, 3 की साझेदारी कर रहे हैं और इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, चलिए थर्ड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था 26, मतलब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे के 2+ बनाता है और ये 2- बनाता है। लास्ट हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास 2 है और इनके लास्ट सेल में 7 है, मतलब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक, तो ये हमारा कितना 2+ शो करेगा और ये दोनों 1 शो करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस और जो ले रहा है वो माइनस। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, सेपरेट इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन। आपको इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड को क्या करना है, बताना है इनमें से कौन इलेक्ट्रोवैलेंट है और कौन कोवैलेंट है। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आयनिक ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नया कंपाउंड आ गया। तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड आपको यहाँ पे पहचानना है। तो पहला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। अब कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड कैसे है, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब समझ में आ रहा होगा। आयनिक कंपाउंड मतलब जो आयन से बने हो ऐसे कंपाउंड, और कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। ठीक है, सो जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो आयनिक कंपाउंड है। क्यों, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 होता है एंड ऑक्सीजन का 26 होता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा इसके पास लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 पूरा कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो ये कितना, अब देखो जिसने दिया प्लस, मतलब इस पे 2+ आयन आ गया और इसने लिया 2 इलेक्ट्रॉन तो उस पे 2- आयन आ गया। ठीक है, सो इन पे आयन चढ़ा, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सो कैल्शियम डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल एंड ऑक्सीजन गेन टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं एंड फॉर्म रेयर गैस स्ट्रक्चर। रेयर गैस स्ट्रक्चर या फिर जो आपका इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है,
इसका मतलब लास्ट सेल क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड देखो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी सेम यही चीज होगी, जो हमारे C6H12O6 है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। थर्ड क्या है हमारा, सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड में भी देखो सोडियम का विन्यास कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और सल्फर का कितना है, 286 है। ठीक है, मतलब 6 है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके लास्ट सेल में 1 है, मतलब हमें 2 सोडियम लाना पड़ेगा, इसलिए ये Na2 और S, मतलब Na2 अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसे देगा, सल्फर को देगा, और ये अपनी वैलेंसी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। सो Na दे रहा है मतलब ये +2 शो करेगा, और जो आपका सोडियम ले रहा है मतलब वो +2 शो करेगा। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 क्लोरीन यूज किया हुआ है। अब आपको पता है कार्बन 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन हो गया, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को 4 की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, एक एक चाहिए, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरे ये 7 हैं, मतलब एक आपको चाहिए, तो एक ये किससे लेगा, कार्बन से लेगा। ठीक है, ये ऐसे कलर देखते हैं, चलो ये देखो, चलो तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे इस तरीके से ये बॉन्ड शेयर करता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होगा। मतलब जहाँ पे भी आपको शेयरिंग दिखे, मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, और जहाँ पे भी पूरा इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है वहां पे आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए, सो आज का हमारा क्लास यही खत्म होता है। ये आपके साइंस का सीरीज पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक बार जाके चेक करिए यूट्यूब पे, और आपका ये रिवीजन है, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।